Good afternoon, class. Hopefully, you all are doing well. Every day, I need to wait for 10 minutes so that your class, half of your class participant should be here. आप कोशिश किया करें कि आप काइंडली जो है वो टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि मुझे अटेंडेंस मार्क करने में अगर इतना टाइम लग जाएगा तो मैं आपको किस टाइम जो है वो आपकी क्लास अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ा इन बातों का ख्याल रखा करें, ठीक है? आई एम गोइंग टू बी लॉक माय रूम नाउ सो दैट मैम एक दो बच्चों को परमिशन दे दे, मैसेज आ रहे हैं। आई गेस नो वन इज इन वेटिंग रूम। ओके जस्ट अ मोहसिन जट स्टूडेंट है, इसको मैं एडमिट कर लेती हूँ। चलें जी, मीनवाइल आई नीड टू बी लॉक माय रूम। अच्छा जी, आपको कल मैंने जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पढ़ाया था, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था? डिड यू ट्राई टू डू द फर्स्ट 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस? Did you try that? मेरा ख्याल है में से किसी ने भी उसको किया नहीं होगा, ठीक है? हमारे हालांकि मेरा ये एक लेक्चर था जिसको मैंने 3 लेक्चर्स के ऊपर बेस किया था, जस्ट फॉर यू पीपल, ताकि आपको अच्छी तरीके से उसके ऑपरेशन समझ आ जाए। अदरवाइज तो उसको गो थ्रू करना, प्रोजेक्शन सिलेक्शन वगैरह को मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। चलें, एनी हो, हमारे पास हमने कल जो है वो प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने सिलेक्शन के बारे में पढ़ा, और हमारा जो तीसरा था वो क्रॉस प्रोडक्ट थी। आज जो है वो हम यूनियन इंटरसेक्ट और यूनियन जो है उसको और यूनियन इंटरसेक्ट पढ़ेंगे। जो इंटरसेक्ट है उसको सेट डिफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है? लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड फॉर यू सो दैट यू कुड बी अंडरस्टैंड इट व्हाट इज मीन बाय। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा सेट डिफरेंस है। सेट डिफरेंस बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे कि आपके पास सेट थ्योरी करती है, ठीक है? आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, सेट थ्योरी के बारे में पता है क्या होती है? मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं सेट थ्योरी को? अगर मैं आपसे पूछूं a माइनस बी, तो व्हाट डज दैट मीन? a माइनस बी का क्या मतलब सेट थ्योरी के अंदर क्या मतलब होता है? a माइनस बी का मतलब होता है कि आपके पास आपके पास आपके पास 2 सेट हैं। एक आपके पास सेट S1 है, ठीक है? और एक आपके पास S2 है, ठीक है? आपके पास जो सेट S1 है उसके अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और सेट 2 के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4, तो a माइनस बी का मतलब होगा, यानी कि S1 माइनस S2 का मतलब है कि a के वो एलिमेंट्स जो कि b के अंदर ना हो, ठीक है? यानी कि a के वो एलिमेंट जो कि b के अंदर ना हो, इसको आप जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर यूं भी राइट करते हैं, a बट नॉट b, ठीक है? आप क्या कर अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ S1 माइनस S2, तो इट इज़ वेरी इजी कि आपने सेट 1 के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट 2 के अंदर नहीं होंगे। तो 1 सेट 2 के अंदर नहीं है, आपके पास 2 सेट 2 के अंदर नहीं है, लेकिन 3 आपके पास सेट 2 के अंदर है, तो मेरे पास जो है वो ये आंसर होगा S1 माइनस S2 का। और लेकिन जो आपके पास सेट डिफरेंट सेट्स नॉट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि आपके पास जो a माइनस बी है डेट इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए,
ठीक है, यानी कि S1 माइनस S2 का जो आंसर है वो आपके पास S2 माइनस S1 का नहीं होगा। अगर मैं पूछूं S2 माइनस S1 का क्या आंसर है तो बता सकता है कोई मुझे क्लास में से? इट्स वेरी मैम सिंपल। 4। यस, उस तो बाद आगे सलाम नहीं आता। दैट्स ग्रेट, आपके पास 4 है। ठीक है, इसका आंसर तो आपके पास जो है वो आप क्या करते हैं बेसिकली, इसके अंदर भी हमारे पास 2 रूल्स हैं इसको लगाने के। सबसे पहले हमारे पास ये है कि आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, और डोमेन हर एट्रीब्यूट की जो है वो भी सेम होनी चाहिए। इसको मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि डोमेन सेम होने का क्या मतलब होता है कि अगर एक टेबल के आपके पास एक साइड पे न्यूमेरिक वैल्यू है तो दूसरे टेबल के भी उसी एक एट्रीब्यूट जिसके साथ आप उसको माइनस करें वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू हो। अगर आपके पास करेक्टर वैल्यूज है डोमेन में तो आपके पास दूसरे टेबल के अंदर भी करेक्टर्स वैल्यू ही हो। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आपके पास देखिए एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास जो है, हम कॉम्प्लिकेटेड जो है वो टेबल नहीं लेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इट्स अ वेरी इजी कि आपके पास एक छोटा सा टेबल है जिसके आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक आपके पास रोल नंबर का है, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है वो नेम का है। ठीक है, आपके पास इन एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज जो हैं कि नेम है नंबर नहीं है, इसलिए मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपके पास इसके अंदर आपके पास वैल्यूज हैं, 1 है आपके पास, 2 है आपके पास और 3 आपके पास। ठीक है, और इसी तरह मेरे पास दूसरे साइड के अंदर एक उसका नेम ए है, नेम बी है और नेम सी है, कि हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। इसी तरह ये आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, हमने उसका रोल नंबर और उसका नेम जो है वो मेंशन कर दिए है। मैं स्टूडेंट के एब्रीविएशन यूज करूंगी। दूसरा हम एक और टेबल लेते हैं एम्प्लॉय का, जिसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय का नंबर 2 एट्रीब्यूट्स ही हम इसमें ले लेते हैं। एक मेरे पास लाइक एम्प्लॉय का नंबर है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो है वो यूं ही नेम वाला ले लेते हैं, नेम, ताकि हमने जो फाइंड करना है वो हमें मिल जाए इसमें से। ठीक है, इसके हमारे पास डोमेन्स में एम्प्लॉय नंबर 7 और 1 आ गया, और आपके पास ई और जो ए है वो मेरे पास इनके नेम्स आ गए। आपने अगर मैं इसको इन जनरल पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमने इसके अंदर सेट डिफरेंस लगाना है तो वो आपके पास क्या होगा कि आपने पहले टेबल को दूसरे टेबल से माइनस करना है। तो आपके पास स्टूडेंट का टेबल और ये आपके पास जो एम्प्लॉय का टेबल है इसको आपने माइनस करना है, तो इसका क्या आंसर होगा बता सकते हैं कोई स्टूडेंट के? स्टूडेंट इसके आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगे? मैम इसमें हमारे पास 2 और 3। हाँ जी, लेकिन मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक नंबर का है और एक उसका यानी कि पूरा पूरा एट्रीब्यूट रहेगा ना, जैसे सेट्स के अंदर आते हैं। तो आपके पास एक ये वैल्यू आ गई 2b, ठीक है, जी के अंदर, और दूसरी क्या आएगी 3c। 3 ये 3 से। आपके पास जो है वो 1a जो है आपके पास सेकंड टेबल के अंदर है, और हम सेट डिफरेंस में क्या कहते हैं कि सेट थ्योरी के अंदर कि हम a की वो वैल्यूज जो कि b के अंदर नहीं मौजूद। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि दोनों टेबल में से एट्रीब्यूट्स का नेम क्या होगा, क्या, क्योंकि नेम का चले एक एट्रीब्यूट तो सेम है और आपके पास दूसरा जो है वो एक जगह पे रोल नंबर लिखा हुआ है और एक जगह पे एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास जो रिजल्टिंग टेबल होता है उसके अंदर जो फर्स्ट टेबल होता है उसके एट्रीब्यूट्स के नेम यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्यूरी आती है कि आपने उस पर्सन का नेम फाइंड करना है जो कि स्टूडेंट हो और एम्प्लॉय ना हो, ठीक है, तो ऐसी क्यूरी के लिए आप हमेशा सेट डिफरेंस लगाते हैं। ठीक है, अब सेट डिफरेंस जो है उसका तो हमें पता चल गया कि हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का पहले टेबल का नेम लिखेंगे और दूसरे टेबल का नेम लिखेंगे, से उसको माइनस कर देंगे। लेकिन हमने उसको नेम को शो भी तो करवाना है,
क्या कहा हमने कि आपको उस पर्सन का नेम चाहिए, तो नेम के रिट्रीवल के लिए हमने कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था जो कि हमें शो करवाएगा? अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, कौन सा था वो क्लास? प्रोजेक्शन। यस, ग्रेट, गुड, ये प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लगा देंगे यहाँ पे। प्रोजेक्शन किसकी? नेम की, ठीक है। हमें सिर्फ नेम चाहिए, तो हम प्रोजेक्शन में नेम लिख देंगे और यहाँ और इसके साथ भी प्रोजेक्शन के अंदर नेम लिख देंगे। तो वो क्या करेगा, अब उसको सेकंड जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एट्रीब्यूट की, वो सिर्फ नेम वाले प्रोजेक्शन देखेगा। और हमारे पास जो इसका आंसर था वो सिर्फ जो है वो बी और सी जो है वो आउटपुट के अंदर आ जाएगा। तो बी और सी दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉय नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो यूनियन आता है। यूनियन के अंदर भी आपको पता है कि सेट थ्योरी के अंदर हम क्या करते थे कि लाइक अगर आपके पास अगर दो सेट्स हैं, ठीक है, और आपने उनका यूनियन करना होता है तो क्या आंसर लेते हैं हम? इसका मुझे आंसर बताइएगा क्लास, कि अगर हमें इसका ये मेरे पास S1 सेट है और ये मेरे पास S2 सेट है, तो मुझे अगर इसके ऊपर यूनियन अप्लाई करना है तो क्या S1 यूनियन S2 क्या होगा? मैं 1 2 मैम 3 ये 4 ऑल आ 5। जाएंगे, ये सब रकमें आ जाएंगी। सब आ जाएंगी, लेकिन इसमें एक वैल्यू रिपीट हो रही है, क्या वो भी 2 दफा लिखी जाएगी? नो मैम, नो वो एक मैम, मरतबा एक। 3 रिपीट हो रही 2 मरतबा। हाँ जी, तो हम 3 को वंस टाइम लिखते हैं, तो ये आपके पास जो है ये सारा जो है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रूल इसी में भी वही है कि आप उसी के ऊपर जो है, जैसे यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट जो है वो एक एट्रीब्यूट सेम था, यूनियन के अंदर भी आपके पास ऐसे ही होता है कि एट्रीब्यूट भी सेम होना चाहिए और डोमेन भी सेम होनी चाहिए। मैं इसी टेबल को अगर कहूँ कि इस टेबल के अंदर मुझे उन स्टूडेंट्स का नेम चाहिए जो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास चूज द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर स्टूडेंट्स, वो जो स्टूडेंट्स भी हों और एम्प्लॉय भी हों, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप इसके ऊपर यूनियन जब लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये जो माइनस साइन है, ये आपके पास माइनस साइन जो है ये चेंज होके यहाँ पे यूनियन का साइन बन जाएगा, क्योंकि ये तो हमने किया था सेट डिफरेंस के लिए। तो अगर मैं इस पे यूनियन लगाऊंगी तो मेरे पास इसकी क्या जो आंसर आएगा इन दो टेबल्स का? मेरे पास क्लास ये दो टेबल हैं, ये मेरे पास क्यूरी लिखी हुई है। चले मैं क्यूरी दोबारा लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आपने ये आपने मुझे बताना है कि इस इक्वेशन का क्या आंसर है। मैं नेम का सिर्फ एन लिख रही हूँ, ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है और दूसरा मैंने उसके अंदर यूनियन ऑपरेटर अप्लाई किया, और यूनियन ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद मैंने फिर कहा कि उसको नेम शो करें एम्प्लॉय के टेबल से। तो मुझे इसका आंसर बताइएगा प्लीज। मैम 1A 2B 3C and 7E। नहीं बेटा, आप दोबारा से देखें कि मैं प्रोजेक्शन में क्या यूज कर रही हूँ। 1A आएगा। अब मैं मैम प्रोजेक्शन में हम नंबर नहीं लगाएंगे ना, ABCE हो जाएगा। गुड, आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास होगा ए, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और जो रिपीट हो रहे हैं दोनों में वो हम एक दफा लिखेंगे। तो ABC और ए जो है वो इसके आंसर है, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं ABCE जो कि आपके पास जो कि स्टूडेंट हैं या वो एम्प्लॉय हैं, ठीक है। यानी कि हमने किसको प्रिंट करवाया, उन स्टूडेंट्स को, या तो वो स्टूडेंट हो या वो एम्प्लॉय हो, तो उनका डेटा हमने प्रिंट करवा लिया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपने जब भी यूनियन अप्लाई करनी है तो आपकी डोमेन वैल्यू तो सेम हो लेकिन एक एट्रीब्यूट भी सेम हो, अदरवाइज क्या होता है कि वो हमें नल वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है, मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है।
अब अब हमारे पास ये तो थे बेसिक ऑपरेशंस, लेकिन जब हम ड्राइव्ड ऑपरेशंस की बात करते हैं, जैसा कि आपके पास डिवीजन का ऑपरेटर है, ठीक है। डिवीजन के लिए या तो आप आपके पास डिवीजन के लिए आप सिंबल जो यूज करते हैं, मैं डिवीजन का DIV लिखती हूँ, ठीक है। आइदर यू यूज दिस सिंबल और दिस सिंबल, दिस इज अ ड्राइव्ड ऑपरेटर। ड्राइव्ड ऑपरेटर का मतलब है कि ये आपसे बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो वहां से इसको ड्राइव किया गया है, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं, ये बेसिक ऑपरेशन से जो है वो यूज होते हैं। अब आप सोचते हैं कि हम क्यों इनको यूज करते हैं और ये कहाँ पे यूज होते हैं। तो एक चीज हमेशा बेटा याद रखना कि जिस क्यूरी के अंदर आपके पास फॉर ऑल की कंडीशन आई हो, ठीक है, या आपके पास एवरी का वर्ड आया हो, तो आपने आंखें बंद करके उसके ऊपर जो है वो डिवीजन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। ये 2 वर्ड्स अपने माइंड में रखिएगा कि जिस क्यूरी के अंदर फॉर ऑल या एवरी की सिचुएशन होती है, तो वहां पे हम जो है वो डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं। किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्यूरी है और क्यूरी के अंदर आता है कि आपने उन स्टूडेंट्स की आईडी जो है वो लेके आनी है जो कि सारे कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिट्रीव द SID ऑफ दो स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड इन एवरी कोर्स। तो वहां पे देखें कि हमारे पास एवरी का वर्ड आया, तो हमें साथ ही क्लिक हो गया कि हमने जो है वो यहाँ पे डिवीजन अप्लाई करनी है, ठीक है। अब डिवीजन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डेफिनेटली 2 टेबल्स की जरूरत होगी, क्योंकि हमारी क्यूरी के अंदर एक इनरोल्ड की वैल्यू, एक स्टूडेंट आईडी की वैल्यू हमने डिस्प्ले करनी है और एक कोर्स की करनी है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास नॉर्मली जो है वो एक मिसाल के तौर पे टेबल है, ठीक है। उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, अगर हमें दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेम रख लेती हूँ, यानी कि उसमें से स्टूडेंट आईडी भी रख लेती हूँ और आपके पास जो है वो कोर्स आईडी भी आ जाता है, तो फिर भी मैं इसके ऊपर से अकेला वर्क नहीं कर सकती हूँ। क्यों अकेले वर्क नहीं कर सकती इस टेबल के ऊपर? उसकी रीजन ये है कि ये तो मुझे स्टूडेंट्स के नेम बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास S1 स्टूडेंट है, ठीक है, S2 है और मेरे पास S3 है, और लाइक के इसको भी पहले S1 कर लेते हैं ताकि हमें रिपीटिशन का भी पता चले कि उस पे कैसे सॉल्व करेगा वो। ठीक है, और आपके पास फिर S3 है, और ये जो स्टूडेंट हैं ये आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास C1 कोर्स पढ़ रहे हैं, और जो और S1 स्टूडेंट आपके पास C2 कोर्स भी पढ़ रहा है, और आपके पास S3 स्टूडेंट जो है वो भी आपके पास कोर्स C2 पढ़ रहा है। तो लेकिन हमें ये जानने के लिए कि हमारे पास बेसिकली टोटल जो है वो कोर्स कितने हैं, और डेफिनेटली हमें उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोर्स के टेबल से मिलेगी, ठीक है। मैं उसका एक ही एट्रीब्यूट शो कर रही हूँ कि आपके पास कोर्स का एक टेबल है जिसके अंदर पता चला जी है ही 2 कोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर, एक C1 पढ़ रहा है और C1 और C2 2 कोर्स हैं, ठीक है। ये इनरोल्ड टेबल है, ठीक है, जो कि क्यूरी के अंदर यूज हुआ था। तो लेकिन मैं इसको अपनी आसानी के लिए जो है वो अलाइज इसका बना लेती हूँ। ये अलाइज होते हैं कि आप टेम्परेरी नेम दे देते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। और आपके पास इसी तरह ये मेरे पास कोर्स का टेबल था जो कि मुझे ये यूनिवर्सिटी के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहा था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल कोर्सेज हैं वो कितने हैं। तो इसको भी मैं जो है वो C से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ अपने फर्दर यूज के लिए। सिंपल इसका जो फार्मूला है सॉल्व करने का वो आपके पास है A। अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी इक्वेशन को कि किस तरीके से सॉल्व करती होती है। AX Y, ठीक है, और आप उसको डिवाइड करते हो B Y से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने जो इसके अंदर XY है वो आपके पास टपल की वैल्यू है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो मोस्टली आपके पास डिवीजन है वो टपल के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। XY आपके पास जो है वो वैल्यूज हैं आपके फर्स्ट टेबल की, और जो आपके पास Y है वो आपके पास वैल्यू है सेकंड टेबल की,
ठीक है, यानी कि जिस टेबल से आपको इनरोल टेबल से डेटा निकालना था ना, आपने क्या क्यूरी क्या थी आपके पास कि आपने ये फाइंड करने हैं उन स्टूडेंट्स के आईडी प्रिंट करवाने हैं जो कि सब कोर्सेज में इनरोल्ड हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे स्टूडेंट्स आईडी की कहाँ से मिलेगी? इनरोल्ड के टेबल से मिलेगी। तो वो टेबल जिससे हमें डाटा निकालने हैं वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो इसकी हेल्प करेगा, ठीक है, कि कितने कौन से कोर्सेज हैं जो इसकी हेल्प करेगा, वो आपके पास कहाँ पे आएगा? डोमिनेटर के अंदर आएगा। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूँ आपसे कि मैं लिखना चाहूँ दोबारा से, तो लाइक कि अगर मेरे पास वो आपके पास है, मेरे टेबल्स के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? इनरोल्ड का टेबल है, ठीक है, एक्स उसके अंदर SID है, ठीक है, और वाई उसके अंदर जो है वो CID है, ठीक है। और इसी तरह मैं उसको जब जो है वो डिवाइड करूंगी बी से, तो बी मेरे पास यहाँ पे कौन सा टेबल है? कोर्स का टेबल है। कोर्स के टेबल की वाई वैल्यू कौन सी है? वो मेरे पास कोर्स ID है। तो इस तरीके से मेरी ये जनरल इक्वेशन जो है ये वर्क करेगी, ठीक है। अगर तो मैं जनरल देखूं, टेबल मेरे पास मौजूद हो, तो मुझे पता है कि S1 एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि दोनों कोर्सेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये तो कंफर्म है कि अगर मेरे पास टेबल शो होता है तो इस इक्वेशन का आंसर मेरे पास जो है वो S1 ही आएगा। लेकिन S1 जो है वो हमें वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्योंकि डेटा तो हमारे पास रिमोट साइट पे पड़ा होता है, और हमें तो टेबुलर फॉर्म में डाटा मौजूद नहीं होता कि हमें गैस हो जाए जी इसका क्या आंसर आएगा। लाइक कि यूनिवर्सिटी में कितने आपकी क्लास के कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि जिनका डेटा मौजूद होगा यूनिवर्सिटी में, मुझे तो नहीं पता कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो 509 भी पढ़ रहे हैं और कौन कौन से स्टैट का सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने तो सिर्फ उसके ऊपर क्यूरी लगाऊंगी और वो मुझे डेटा ला के दे देगा। तो आपके पास ऐसी आपके पास इसलिए क्योंकि टेबुलर आपके पास डेटा नहीं है, तो हम डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी विल डू दैट। आपको टेबल याद रह जाएगा? नहीं तो मुझे फिर टेबल बनाने पड़ने हैं। ठहरे, मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेरे पास रेज हो जाएगा, कोई बड़ा रेजर मिल जाता है तो, क्योंकि आई नीड सम स्पेस। That's great. It's working now. अच्छा, अब आपने क्या करना है? S1 तक पहुंचने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन फर्ज कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पहले सारे ही स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अब वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब आपके पास 2 टेबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन 2 टेबल्स के लिए हम करते हैं कि हम उनकी कौन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था जिसमें 2 टेबल्स इन्वॉल्व हो जाए। क्लास बताएं हम कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस पे अप्लाई करेंगे? लास्ट सॉरी आई कुडंट गेट यू, आपकी आवाज इंटरप्ट कर गई थी। वेल्डन जी, हम इसकी क्रॉस प्रोजेक्ट करवाएंगे, ठीक है। अब हमें इधर से हमने क्या करना है क्रॉस प्रोजेक्ट के लिए? क्योंकि अभी फिलहाल हमें इस वाले की जरूरत नहीं है कि हमें पहले हमने अज्यूम करना है कि सारे स्टूडेंट सारे कोर्स पढ़े हैं, तो आई विल जस्ट टेक दिस एट्रीब्यूट एंड दिस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मैं आप चाहें तो आप पूरा टेबल भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि पूरा टेबल नहीं चाहिए, तो मैं अभी फिलहाल जो है वो आउटपुट के लिए क्या करूंगी कि आपके पास एक जो मेरे पास आउटपुट में टेबल आएगा उसके अंदर मैं 2 एट्रीब्यूट्स लूंगी, एक SID का और एक CID का। तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं कि मैं क्या प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट ID प्रिंट हो, ठीक है, और मेरे पास जो है वो स्टूडेंट, पहले टेबल का नेम लिख लेते हैं। स्टूडेंट ID किस टेबल से? हमें एक तो चाहिए इनरोल्ड के टेबल से, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है वो
इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है किसके साथ मुझे, ये कोर्स की टेबल के साथ, तो मैं उसको भी जो है वो लिख लूँगी। उसमें से मुझे सिर्फ CID चाहिए, तो हमें पता है कि जिस एट्रीब्यूट को हमने प्रिंट करवाना होता है हम बेस के अंदर उसका नेम लिख देते हैं, ठीक है, और पेरेंथेसिस के अंदर उसका नाम लिख देते हैं। मैं यूजिंग दिस C, ठीक है। अब इसका मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, मेरे पास एज पहले हमारे पास क्या फार्मूला होता था। अच्छा, अगर मैं इसको मैं रिपीट कर दूं साथ में आपको, क्रॉस प्रोडक्ट क्या फार्मूला होता, क्या तरीका होता था कि हम फर्स्ट रो को उठाते थे और फर्स्ट रो को उठाने के बाद हम उसको सेकंड टेबल की दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई, दोनों उसके साथ दोनों रोज को लिख देते थे, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं दूसरे ये वाला जो है सेकंड एट्रीब्यूट नहीं लिख रही, तो मैं यहाँ से सिर्फ पहले S1 को उठाऊंगी, ठीक है, और S1 को उसकी दोनों रो के साथ लिख दूंगी, C1 के साथ भी और C2 के साथ भी। इसी तरह बाद में मेरे पास क्या है, S2 है, ठीक है। S2 को मैं उठाऊंगी और S2 को जो है वो मैं फिर C1 और C2 के साथ लिख दूंगी, ठीक है। फिर S1 तो हमने लिख लिया, फिर हमारे पास S3 है। S3 को जो है हम फिर 2 दफ़ा लिखेंगे। अगर नज़र ना आ रहा हो तो आपको मैं बोल के बता रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये S3 है, ठीक है। S3 को भी हम C1 और C2 के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक आउटपुट टेबल आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमें क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की डिटेल, ये तो वो स्टूडेंट्स है ना जिनकी डिटेल हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। हमें तो वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स को इसमें से निकाल देंगे जो कि हमारे पास एक एक कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें तो वो स्टूडेंट चाहिए जो कि दोनों कोर्स पढ़ रहे हैं। तो हम अब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेट डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेट डिफरेंस, अब मेरे पास एक ये वाली जो टेबल है, ये मेरे पास इस इक्वेशन के बाद आंसर आया है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए थे, क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट्स की आईडीज चाहिए थी जिनकी जो है वो सारे कोर्सेज पढ़े हैं। तो मैं इसके अंदर से आपके ख्याल में कौन सा टेबल माइनस करूंगी, कोर्स का टेबल माइनस करूंगी या इनरोल्ड का करूंगी? बताएं क्लास, कौन सा टेबल हम माइनस करेंगे? इनरोलमेंट में। गुड, हम इनरोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब मैं तो इसके साथ इनरोल्ड का टेबल मैं दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मेरे पास इनरोल्ड के टेबल के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है। S1 था, C1 था, S2 था, C1 था, ठीक है। मेरे पास S1 था और जो है वो C2 था, और मेरे पास लास्टली S3 है और मेरे पास C2 है, ठीक है। अब हम क्या करते थे उसके अंदर कि हम याद है आपको माइनस में क्या करते हैं हम, उसमें क्या कि जो हमारे पास सेम वैल्यूज हैं उसको वो हमें नहीं चाहिए। S1 C1 इसमें है, हाँ, बिल्कुल है, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास S1 C2 है, S1 C2 भी है हमारे पास, इसलिए हमें ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। S2 C1 है, S2 C1 है हमारे पास, इसलिए हमें ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। S2 C2 है, S2 C2 नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक तो आंसर ये आ गया S2 और C2, ठीक है। दूसरा आपके पास ये, इसको हम रख लेते हैं। तीसरा आपके पास S3 C1 है, S3 C1 नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास S3 C1 भी आ गया, ठीक है। थर्ड आपके पास S3 C2 है, S3 C2 है, इसलिए हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये इसकी आउटपुट आ गई, ठीक है। तो अब मेरे पास यानी कि इस टाइम के वो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस टेबल में इन जनरल देखें, जो कि आपके पास एक एक कोर्स पढ़े थे, ठीक है। इसलिए मैंने इन स्टूडेंट्स को यहाँ से माइनस करवा दिया अपने टेबल पे, मुझे इनकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन आप साथ में मुझे, क्योंकि इनके साथ इनके कोर्स भी प्रिंट हो रहे हैं, तो मुझे क्योंकि कोर्स की भी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगी सिंपली कि मैं इसकी जो आउटपुट है उसके अंदर से सिर्फ जो है वो इस सारी इक्वेशन के ऊपर कहूंगी कि आप इस सारी इक्वेशन के अंदर से सिर्फ मुझे
वो जो है वो स्टूडेंट्स की आईडी प्रिंट करवा दें। ठीक है, तो वेरी सिंपल कि मैं उसके ऊपर प्रोजेक्शन लगाऊंगी और बाकी के इक्वेशन के अंदर से जो है वो मेरे पास ये वाला जो सारा कॉलम है ये माइनस हो जाएगा और मेरे पास आउटपुट के अंदर जो है वो S2 और S3 रह जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। क्लियर है क्लास आप लोगों को? जी मैम ठीक है। चलिए, दैट्स ग्रेट। लेट मी रेज दिस सो दैट वी कैन डू आवर फाइनल इक्वेशन। क्योंकि मुझे टेबल्स चाहिए इसलिए मैं इसको रीलोड नहीं कर रही हूँ। चलो, लेट्स डन। तो अब आपके पास देखें क्या सिचुएशन बन गई है। एक तरफ आपके पास अच्छा, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि इसको भी रेज कर दी क्योंकि हम इसके साथ फर्दर अपने लिखते हैं इक्वेशन। हमें इक्वेशन एरिया चाहिए। टाइम इज रनिंग आउट, तो मैं चाह रही हूँ मैं इसी सेशन में कंप्लीट भी कर लूँ। चलिए जी, अब मेरे पास जो है वो फाइनली यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई थी। इस सारी रिजल्ट के बाद मेरे पास यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है S2 और S3। मुझे क्या चाहिए, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो दोनों कोर्स पढ़े हैं। ये वो दोनों स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कोर्स पढ़े थे, तो मुझे इनको माइनस करवाना है इस टेबल में से। तो माइनस करवाने के लिए हम क्या निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, हम सेट डिफरेंस यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस सारे इक्वेशन का जो मेरे पास आंसर है उसमें से मैं इनरोल्ड के टेबल को माइनस कर दूंगी। ठीक है, और नेम क्योंकि मुझे प्रिंट करवाना है इसलिए मैं प्रोजेक्शन भी साथ में लगा देती हूँ, जिसके अंदर से मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए थे क्योंकि मुझे स्टूडेंट नेम जो है वो प्रिंट करवाने थे। आई हैव लेस देन अ मिनट, तो लेट मी डू क्विकली। हमारे पास यहाँ पे S1 के अंदर S1, S2 और S3 था। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे मेरे पास S2 और S3 थे। ये दोनों जो है ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये कॉमन है, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे पास फाइनली आंसर जो है वो S1 आ जाएगा। तो S1 मेरे पास वो आउटपुट है जो कि दोनों कोर्सेज पढ़ रही है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्योर मैम, क्लियर। चलिए, माय क्लास इज गोइंग टू बी एंड यू डोंट नीड टू बी साइन इन अगेन। ठीक है, अगर आपको कोई ओके प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।